हम आज जो बीटा लैक्टम्स पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास या इन बिटवीन द क्लास, ये रो मुझे 5 बताएगी, ये रो मुझे 5 ड्रग्स बताएगी और ये रो मुझे 5 ड्रग्स बताएगी। ओके, और ये आपको इंश्योर करना है कि सेम 5 कोई नहीं बताएगा। तो आप सबको 15 ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो सबको अटेंशन पे करना है, पहले से बता रही हूँ। शौर्य भास्कर, बोलना है नाम, हाथ बांध के मत बैठो। ओके, सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, आपने नाम सुना है पहले कभी? बीटा लैक्टम का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, डेफिनेटली नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक क्या होती है। हम बहुत बार बोलते हैं कि एंटीबायोटिक ले रहे हैं, पर एंटीबायोटिक होता क्या है? किसी को पता है एंटीबायोटिक क्या होता है? एनीवन? कुछ तो बोल दो, हाँ या ना, नहीं आता या आता है, गलत आता है, कुछ तो बोलो। जो आ रहे हैं उनको आने दो, उनको मत देखो। तुम बताओ, तुम्हें एंटीबायोटिक का मतलब पता है? यस? गलत होगा तो भी बोलो। एंटीबायोटिक क्या होता है? हम बहुत कॉमनली बोलते हैं एंटीबायोटिक खानी है। यस? अगेंस्ट बैक्टीरिया होता है। तो एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? ओके, सो एंटी माइक्रोबियल होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है ना? और एंटीबायोटिक है जो अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और एंटी बैक्टीरियल है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। बट स्टिल, आर यू कन्विंस्ड विद द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक? नहीं ना? एंटीबायोटिक होता है, इट इज एन एजेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट आइदर किल्स और इनहिबिट्स अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई बता सकता है कोई नाम जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। आप और भी एंटीबायोटिक सभी पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक वो चीज होती है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकल रही है और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो इनहिबिट कर रहा है या फिर किल कर रहा है। इसमें इट एक्सक्लूड सब्सटेंसेस दैट किल बैक्टीरिया बट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका एग्जांपल है गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं हमारे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो ये भी किल करता है, पर ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट नहीं होता है। इट ऑल्सो एक्सक्लूड सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स जैसे सल्फोनामाइड्स होते हैं। एंड पेनिसिलिन इज द फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कैसे डिस्कवर हुआ था पेनिसिलिन? किसी को पता है? यस, किसी को पता है? कोई बात नहीं, गलत होगा तो भी बोलो। किसी को आता है? सो एक चीज ध्यान रखनी है, ऑल एंटीबायोटिक्स आर एंटीबैक्टीरियल्स बट ऑल एंटीबैक्टीरियल्स आर नॉट। So coming to all antibiotics are antibacterials but all antibacterials are not antibiotics। हम ये नहीं कह सकते कि जो भी बैक्टीरिया को किल कर रहा है वो सभी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट हुए हैं। वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, वो कोई केमिकल भी हो सकता है। तो इसलिए याद रखना है, all antibiotics are medicines बट ऑल एंटीबैक्टीरियल्स आर नॉट मेडिसिन। क्योंकि सोप्स भी होते हैं, डिटर्जेंट भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि किल करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आप पढ़ चुके हैं पहले, जनरल में पढ़ा है? यस और नो? ओके, सो हमें पता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है या बैक्टीरियोसाइडल होती है। स्टैटिक मतलब विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड साइडल मतलब किल करती है। बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम दे कैन बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। आ जाओ, क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का मतलब एरिया रेंज, मतलब यस, कुछ जो होती है कि ग्राम पॉजिटिव पे ही एक्ट करेंगी, कुछ है ग्राम नेगेटिव पे, कुछ होती है जो सब पे एक्ट करती हैं। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी जो एनारोबिक है बैक्टीरिया पे भी काम करेंगी, ब्रॉड ग्राम पॉजिटिव पे भी करेंगी और ग्राम नेगेटिव पे भी करेंगी। ओके, सो ये इसको एक बार देखो इस डायग्राम को और फिर बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। शौर्य भास्कर आप बताएंगे? खड़े हो जाओ, इतनी देर थोड़ी लगाते हैं। बताओ क्या हो रहा है? हाँ, आपको क्या दिख रहा है? आप तो बस ये बताओ।
क्या होता है उसमें? तो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज है वो वहां पेट्री डिश में नहीं दिखी। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या हो रहा है? ग्रोथ बंद हो गई, वो जितनी थी उतनी ही है। रेजिस्टेंस में क्या होता है? जो उधर की साइड का है उसमें क्या मतलब समझ में आ रहा है? आ जाओ। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इनसेंसिटिव स्ट्रेन है, हम एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो भी वो ग्रो करे जा रहा है, तो रेजिस्टेंस हो गया। बैठ जाओ। जैसे तुम लोग रेजिस्टेंट हो गए हो ना कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, हमें नहीं पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे कोई कैसा भी टीचर आए, नहीं पढ़ना है। तो ये भी यही है कि हमें तो बढ़ना है, हमें तो अपने फोन का टाइम ही बढ़ाना है, स्क्रीन टाइम बढ़ाना है। हमारा स्क्रीन टाइम हमारा 24 घंटे से ज्यादा होना चाहिए एक दिन में। और सेंसिटिव स्ट्रेन विद रेजिस्टेंट म्यूटेंट जो होता है, तो रेड कलर का है रेजिस्टेंट म्यूटेंट, ये रेजिस्टेंट था, तो ये ही नंबर बढ़ेगा अगर हम एंटीबायोटिक डालेंगे तो। सो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती हैं ये सारी होती हैं। क्या तुम्हें पता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी होती हैं? नाम बता सकता है कोई? पढ़ लिया ना आपने जनरल क्लास? यस और नो? जनरल पढ़ लिया है? अरे जनरल एंटी माइक्रोबियल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ना? बताओ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। और ये हाथ बांध के कैसे बैठ पाते हो क्लास में? कैसे? बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप ही नहीं बैठे हो, बहुत सारे ऐसे ही बैठे हैं। क्या ठंड लग रही है? क्या बात है? या अपन ये ऐसे टेंशन मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं ऐसे? हम बेवकूफ लग रहे हैं ऐसे क्लास में बैठकर? क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए। देखो बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती है वो है टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लोराम्फेनिकोल, स्पेक्टिनोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स, मैक्रोलाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम। आपको ये नाम ऐसे याद नहीं होंगे। आप जब यहाँ क्लास में आते हो या क्लास से जब टीचर चले जाता है, बीच में अपने पार्टनर से, जो कि आपका स्टडी पार्टनर है, उससे डिस्कस किया करो, उसके बाद आपको याद होएगा। एंड बैक्टीरियोसाइडल यानी जो किल करते हैं वो है जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनेम्स। इसके अलावा फ्लूरोक्विनोलोन्स एंड ग्लाइकोपेप्टाइड्स, वैनकोमाइसिन। ठीक है। सो अब मैं आज की क्लास और मंडे की जो क्लास है 9 बजे की, वो मेरी क्लासेस हैं, उसमें मैं तुम्हें 4 तरह की ड्रग्स पढ़ाऊंगी और चारों हैं बैक्टीरियोसाइडल, पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनेम्स एंड मोनोबैक्टम्स। आई नो ये नाम नए हैं, पर हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमें याद नहीं होंगे, तो हमें बोलना है। ठीक है। ओके। सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ये सारी होती हैं। और इसमें हम आगे चलते हैं मोड ऑफ एक्शन पे। एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी बैक्टीरिया को किल करने के लिए? या तो वो डीएनए का सिंथेसिस इनहिबिट करेगी बैक्टीरिया में, या उसका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगी, या सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करेगी, या मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगी, वो अपना मेटाबॉलिज्म कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, या न्यूक्लिक एसिड्स को इम्पेयर करेगी। ओके। सो इस डायग्राम का तुम फोटो ले लो। ये इंपॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक के टारगेट्स क्या क्या होते हैं, इससे तुम्हें याद हो जाएगा। सेल वॉल सिंथेसिस जो इनहिबिट करते हैं वो है पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स एंड वैनकोमाइसिन। ठीक है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो इनहिबिट करते हैं वो है पॉलीमिक्सिन्स, जो हम पॉलीमिक्सिन्स बाद में पढ़ेंगे मिसलेनियस में। डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं क्विनोलोन्स। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। सो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है रिफामाइसिन। मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं सल्फोनामाइड्स। एंड ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। मैक्रोलाइड्स में आता है एरिथ्रोमाइसिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें आपका केडी त्रिपाठी सब बच्चे पढ़ते हैं, यस और नो? आपके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है उसके सेकेंड पेज पे एक डायग्राम बना हुआ है बहुत बड़ा सा,
उसमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कैसे करते हैं उसका पूरा अच्छे से क्लेरिफिकेशन है कि टेट्रासाइक्लिन्स कहाँ पे एक्ट करते हैं, क्योंकि 4 है ना जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है बाय द वे? साइटोप्लाज्म में किस जगह? राइबोसोम पे, है ना। तो जो आपका बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि प्रोटीन कैसे बनता है वो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए और उस पे ही एक्ट करती हैं ये एंटीबायोटिक्स। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर किसी को समझ नहीं आता है, अगेन आप लोग कभी भी मेरे पास आकर किताब लेकर आ सकते हैं पूछने के लिए, पर वो आना आपको बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कमिंग टू बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। क्या होता है बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर? सेल वॉल होती है, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या फर्क होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन एक सेल लेयर होती है ना, और वो बहुत थिक होती है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में बड़ी कम सी होती है। सो सेल वॉल हमारी वही है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन अपनी लिपिड्स की और प्रोटीन की होगी, लाइपोप्रोटीन बायलेयर है। अभी जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine। नाम बोलो। N-acetyl glucosamine, ठीक है, नामा एंड नागा। अब ये नामा नागा नहीं लिखना है कॉपी में आपको, ये सिर्फ याद करने के लिए। यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म्स, N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine। तो ऐसी ऑल्टरनेटिंग लेयर्स होती हैं सेल वॉल में। अब ये जो नामा यूनिट्स हैं दे हैव अ पेप्टाइड साइड चेन व्हिच कैन बी क्रॉस लिंक्ड फ्रॉम द लाइसिन रेसिड्यू। इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि क्रॉस लिंकिंग होती है नामा और नागा की। ओके, तो क्रॉस लिंकिंग से क्या होता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो टूटेगी नहीं, फिर सेल वॉल बहुत स्ट्रांग होगी, कोई एंटर नहीं कर सकता। हम यही चाहते हैं ना, हमारा बाहर का जो मेन गेट होता है वो बिल्कुल स्ट्रांग हम बनाते हैं घर का भी। सो ऐसे ही बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो क्रॉस लिंकिंग से और स्ट्रांग हो जाती है। अब इसमें एक ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम होता है, नाम बोलो सब लोग। ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग में मदद करता है। ट्रांस मतलब एक आपस में, और पेप्टिडेज तो पेप्टाइड चेन जो है उसकी क्रॉस लिंकिंग करता है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। So it is responsible for cross-linking of the NAMA and NAGA units, N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine। जब ये क्रॉस लिंकिंग होती है तो इससे स्ट्रांग हो जाता है। समझ में आ गया? दो चीजें हैं और उनकी क्रॉस लिंकिंग कौन कर रहा है? ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। नाउ बीटा लैक्टम ड्रग्स क्या होती हैं? पहली चीज किस पे काम करती हैं? ये सेल वॉल पे काम करती हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूं, आज याद रखना है, आज से सारी एंटीबायोटिक्स याद रखनी है जितनी भी आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो सेल वॉल पे काम करते हैं। 4 एंटीबायोटिक्स मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी अभी। 4 मतलब 4 फैमिलीज, जैसे होता है ना जैन शर्मा, तो ये नहीं कि जैन बोल के रह जाएंगे हम, हमें जैन में कौन सा जैन है ना होता है, जैसे तुम्हारे यहाँ है बच्चे काफी सारे हैं, तो उसमें भी कौन सा, तो ड्रग का नाम भी आपको आना चाहिए। अभी सबको याद है ना, यहाँ से 5 ड्रग्स बतानी है, यहाँ से 5 बतानी है, वहां से 5 बतानी है। सबको ध्यान रखना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ड्रग्स के नाम 5 आने चाहिए, वरना फिर अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अभी सोच लो, जिसको जाना हो तो जा सकता है अटेंडेंस लगवा के। ओके, सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इनमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। वो जो रिंग है वो रेड सर्कल में है, सबके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होती है, इसीलिए इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलती है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करती हैं। ओके, इसमें कौन सी बीटा लैक्टम्स है? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बोलो, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स। ठीक है, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स, ये 4 एंटीबायोटिक्स होती हैं। सो सब में ये बीटा लैक्टम रिंग होगी। देखो सबके स्ट्रक्चर में है ना वो NH वाला वो O। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? बीटा लैक्टम्स बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBP। PBP क्यों, क्या होता है, क्या खास बात है PBP की?
PBP is unable to cross-link peptidoglycan chains, जो हम बोल रहे थे कि N-acetyl-muramic acid और N-acetyl-glucosamine की बनी होती है और उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रांग होता है, तो वो क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है और इसीलिए बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो कमजोर हो जाती है और वो दीवार ढह जाती है। ओके, सो दैट इज हाउ बीटा लैक्टम्स काम करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा लैक्टम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए। पढ़ने का तरीका मैं बता देती हूँ। आपकी जो किताब है उसमें स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है हर एक का, बहुत सारे बैक्टीरिया लिखे हुए हैं। आप माइक्रोबायोलॉजी में सारे बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सबको अब पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई कौन सा होता है। सबको पता है? यस और नो? तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्पेक्ट्रम छोड़ दो, उसको बिल्कुल छोड़ दो। व्हाट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इज सबसे पहले क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, उनके यूजेस। अगर आपको पता है कि वो टीबी में यूज होता है तो आपको पता है कि टीबी का बैसिलाई कौन सा वाला बैसिलाई होता है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है या ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। एंड देन उसी के भाई बहनों का नाम आप और लिख सकते हैं, है ना। एंड देन उनके एडवर्स इफेक्ट्स आपको याद करने हैं। सो पढ़ने का तरीका हमें चेंज करना होगा। जितने भी एंटीमाइक्रोबियल्स हैं उनको रोज रिवाइज करो। अभी तक आपकी कौन कौन सी हो गए सल्फोनामाइड्स के अलावा? ओके, सो पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? ये पेट्री डिश दिख रही है आपको पहली वाली? यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक ग्रोथ है ना, मोल्ड की फंगस एक है, कुछ ग्रोथ हो गया है। ब्रेड पे नहीं हो जाता व्हाइट व्हाइट फंगस लग जाती है, हम फेंक देते हैं, खराब हो गई। तो ये फंगस यहाँ पे है पहली फोटो में, और दूसरी फोटो में व्हाइट वाला बताओ, व्हाइट वाला ज्यादा हुआ? अरे दूसरी फोटो में व्हाइट वाला ज्यादा हुआ या कम हुआ? कम हो गया, सबको लग रहा है, सबको दिख रहा है। सो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इट वॉज अ डिस्कवरी बाय सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है? हम करने कुछ और जा रहे थे, हमें अचानक से ये दिख गया, ठीक है, बाय चांस। वो कर कुछ और एक्सपेरिमेंट रहा था पर उसके साथ उसको ये दिखा। पर वो देखने के लिए भी अपन के दिमाग में कुछ पता होना चाहिए। जैसे माइक्रोस्कोप में जब तुम देखते हो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हें कौन सी शेप ढूंढनी है, तभी तो देख पाओगे। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे देखोगे? सब कुछ ही पिंक पिंक लगेगा, अपनी आईलैश ही दिखती रहेगी। दिखती है ना आईलैश सबको शुरू में। तो हमें जब पता होता है ना कि दिमाग में कि हमें क्या देखना है, तभी हम देख पाते हैं। सो फ्लेमिंग ने देखा कि यहाँ पे ये ग्रोथ हो रही थी और अगले दिन कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ग्रोथ बंद हो गई। यानी इस मोल्ड से कुछ निकल रहा है जो कि किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, किल कर रहा है उसको। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1928। ये याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ही नोटिस अ ब्लू मोल्ड ग्रोइंग ऑन द डिश। पर बाद में उसको लगा कि ये जो मोल्ड है इट इज पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन आइसोलेट होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलती है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ काम करती है। और उसने ये देखा कि मोल्ड के अराउंड जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाई उनकी। सो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से आइसोलेट होती है, ठीक है। सो हमें ये ध्यान रखना है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सारे 250 बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेरे हिसाब से, अब सब पढ़ेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे, उनको ये ध्यान होना चाहिए कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। बाकी और भी हम पढ़ेंगे, वो हो सकता है एंटीबैक्टीरियल ही हो, पर पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। ऑलराइट, इट इज अ डिस्कवरी बाय सेरेंडिपिटी, डिस्कवरी बाय चांस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था 1928 में। ओके, सो इसी में पेनिसिलिन में ही एक प्रोटोटाइप ड्रग होती है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। समझ में आ रहा है? पेनिसिलियम तुम बोलोगे अगर साथ में तो ज्यादा तुम्हें याद रहेगा, नहीं बोलोगे मुझे तो याद है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पर पेनिसिलिन जी जो शुरुआत में डेवलप हुई थी, काम कैसे करती है? सेल वॉल पे
जो ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की, उनकी क्रॉस लिंकिंग जो होती है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम से, विच इज ओरिजिनली पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, उसको ये इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल लाइज हो जाती है, किल हो जाती है। पर पेनिसिलिन जी जो प्रोटोटाइप ड्रग थी, शुरुआत में जो डेवलप हुई थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? पहली चीज, वो ओरली इनइफेक्टिव थी, आप उसे ओरली नहीं खा सकते। अभी अपन एंटीबायोटिक क्यों खाएंगे, इंजेक्शन क्यों लगाएंगे? हम खाते हैं ना एंटीबायोटिक, ओरली खा लेंगे। तो ये तो एसिड लेबाइल थी वो। तो इसकी लिमिटेशन को पूरा करने के लिए एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन डेवलप हुई। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन का निमोनिक है वोडका। सब जानते हैं? नहीं जानता कोई भी? ये टक टक करके आवाज इधर से आई पहली बार। टक टक किसने किया? किसको नहीं पता? पिंक, तुम्हें नहीं पता वोडका क्या होती है? हाँ पता है? अब बताओ वोडका का फुल फॉर्म क्या? डाइक्लोक्सासिलिन। हाँ हाँ, तो अब ये याद रखोगे। सो वोडका का ये आपको पता होना चाहिए। बैठ जाओ। पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। आपने खाई हुई है अमोक्सिसिलिन? सबने खाई है? कब खाई है? अरे जब खाई है तो कब खाई है ये भी याद कर लो, क्योंकि यूज भी तो पूछेंगे ना फिर बाद में। सोर थ्रोट में खाई है, ओके। चलो अभी आगे एक और क्वेश्चन पूछूंगी थोड़ी देर बाद में। पहली चीज थी ये इनइफेक्टिव थे ओरली। सेकेंड इसकी लिमिटेशन थी इट हैज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसे बार बार लेना पड़ता था। एक तो ओरली नहीं खा सकते, ऊपर से बार बार लेना पड़ेगा। सो इसके लिए बेंजाथीन एंड प्रोकेन ग्रुप अटैच किए पेनिसिलिन के साथ में टू प्रोलॉन्ग देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बेंजाथीन एंड प्रोकेन ग्रुप जो होते हैं वो पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाते हैं। इसका मतलब जो बेंजाथीन पेनिसिलिन है जो आपकी किताब में लिखी है, या प्रोकेन पेनिसिलिन जो है, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा होता है। अब इसमें मैंने एक प्रोबेनिसिड क्यों लिखा है और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है? प्रोबेनिसिड क्या होती है? व्हाट इज प्रोबेनिसिड? गाउट में दी जाती है। कौन ने बोला? वेरी गुड। क्या होती क्या है? कैसे? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। गाउट में दी जाती है, ये याद रखना है अब हमें। प्रोबेनिसिड हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी में जो भी एंडोजेनस सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं, उसको हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब करना चाहती है। और जो भी हम बाहर से खाते हैं ना, उसको वो एक्सक्रीट करना चाहती है कि भाई ये निकलो बाहर के हो तुम, और तुम तो हमारे अंदर ही बने हो, तो तुम अब रीअब्सॉर्ब हो जाओ। सो प्रोबेनिसिड जो होती है ये एक मेडिसिन है जो हम बाहर से खाते हैं, और ये मेडिसिन इस सिस्टम को कि अंदर की चीज तो रीअब्सॉर्ब ही करें और बाहर की चीज बाहर निकालें, क्योंकि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ही बन रहा है तो वो रीअब्सॉर्ब करती रहती है उसको, और पेनिसिलिन हम बाहर से खा रहे हैं तो पेनिसिलिन को वो निकालती रहती है। सो क्या करेगा प्रोबेनिसिड? इस मैकेनिज्म को उल्टा करता है। इसकी वजह से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ता है। इट इज अ यूरिकोसूरिक ड्रग। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाती है प्रोबेनिसिड, एंड इट इंक्रीजेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पेनिसिलिन। ओके, प्रोबेनिसिड का दो जगह यूज आपको पता होना चाहिए। पेनिसिलिन जी का तीसरा लिमिटेशन है इट हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ये बहुत कम बैक्टीरिया पे काम करती है और इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत कॉमन है। क्या होते हैं HSR? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हम अक्सर होता है जैसे कोई दवाई खाई, मैंने खाई और एक और ने खाई, मेरी फ्रेंड ने, तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को रैशेस हो गए, खुजली आ रही है, होता है, बहुत कॉमन है। सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत कॉमन है। आपके नोजिया वॉमिटिंग के अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी आप हर एक ड्रग में लिख सकते हैं। पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन्स नंबर 1 ड्रग्स हैं इन कॉजिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। बहुत जल्दी एलर्जी जो हम लेमन में बोलते हैं वो हो जाती है। तो कैसे हम प्रिवेंट करें? अब इंजेक्शन लगाना है मान लो एंटीबायोटिक का, नहीं एंटीहिस्टामिनिक हम हर एक को तो नहीं दे सकते ना।
हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें इंजेक्शन लगाना है, उसको पेशेंट भाई बहुत इन्फेक्शन है, उसके सेप्टिसीमिया हो रखा है, पेनिसिलिन हमें अच्छी रहेगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो हम उसके पहले डाइल्यूट डोज जो होगी उसकी जितनी हमें लगानी है 0.1 ml डाइल्यूट करके यहाँ पे फोरआर्म पे लगाएंगे इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मल, जब हमने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े थे तब हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल यूज होता है। और दूसरा इंट्राडर्मल क्या लगता है, बीसीजी वैक्सीन, जो बचपन में हमारे यहाँ लगा है, बीसीजी भी इंट्राडर्मली लगता है। सो हम यहाँ पे लगाएंगे इंजेक्शन और अब क्या करेंगे, उसके चारों तरफ पेन से गोला बना देते हैं और उसको पेशेंट को आधे घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसके कोई रैशेस हो रहे हैं, कुछ खुजली हो रही है, उसके वाइटल्स ठीक हैं या नहीं है, वो ठीक हो। सब लोग ध्यान से सुनो, जब एलर्जी होती है किसी पेशेंट को किसी भी ड्रग से, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब होता है तो वो हिस्टामिन से मीडिएटेड होता है। उससे क्या होएगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन यानी बीपी उसका फॉल होएगा। नंबर 2 ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सांस लेने में उसको दिक्कत होएगी, सांस ली नहीं जाएगी। और नंबर 3 लैरेंजियल एडिमा। हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पैज्म एंड लैरेंजियल एडिमा, ये तीनों चीजें हिस्टामिन से मीडिएटेड होती हैं। जब भी किसी को एचएसआर होएगा तो ये 3 चीजें होंगी। और इन 3 चीजों को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर किसी को हो जाए तो? क्या दें? अगर मान लो तुम्हारे पेशेंट को हो गया तो तुम क्या दोगे, बताओ? एंटीहिस्टामिनिक, यस। एड्रेनलिन कौन बोल रहा है? अरे किसने बोला, हाथ ऊंचा करो, मैं नंबर थोड़ी दे रही हूं। गुड। एड्रेनलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलैक्टिक शॉक, क्योंकि एड्रेनलिन, कैपिटल लेटर्स में अपनी किताब में लिखो, सब कॉपी में, एड्रेनलिन इज अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। फिजियोलॉजिकली का मतलब है वो इंजेक्ट करते ही उल्टा काम करेगा। एड्रेनलिन बीपी बढ़ाता है। एड्रेनलिन इज अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, बातें नहीं करनी है आगे बैठकर, नहीं सुना है तो मेरे से बोलो। एड्रेनलिन इज अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। सो अगर पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं तो हमें एड्रेनलिन रखना होता है। और आप लोग अस्पताल जाते हैं तो आप देखेंगे कि आईसीयू में जो इमरजेंसी किट होता है, जो अपना एक होता है रिससिटेशन किट, उसमें क्या क्या ड्रग्स होती हैं, किसी को पता है? अगर कोई पेशेंट मरने वाला है या मर गया तो क्या रखें? फार्मेसी के पास चले जाएं, हम जा रहे हैं, हमारा अच्छा आते हैं, हम अभी दवाई लेकर आते हैं, बताओ क्या करोगे? और क्या होता है एड्रेनलिन के अलावा? और दवाइयां क्या क्या होती हैं? एड्रेनलिन और मंडे को मुझे बताओगे कि क्या क्या दवाइयां होती हैं। दिस इज योर होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। शौर्य भास्कर, सुनाई दे रहा है? मंडे को नहीं आओगे? एब्सेंट लगा दूं अभी से? बताओगे कौन सी ड्रग्स होती हैं, ओके? सो पेनिसिलिन जी की क्या क्या लिमिटेशंस है? मुझे तुम्हारी अटेंडेंस भी लेनी है, जल्दी बोलो। एसिड लेबाइल, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है ना, HSR कर सकते हैं ये। सो न्यूअर पेनिसिलिन विद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कौन सी होती हैं? नाम बोलो, सब कोरस में बोलो साथ साथ। इसको याद करने का तरीका है, हम एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन याद रख लें और नीचे है CT मैप, ठीक है? CT MAP, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पाइपेरासिलिन, CT मैप, ओके? एम्पियन अमॉक्सी है अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन है CT और यूरिडो पेनिसिलिन है मैप, ओके? नाउ कमिंग टू एक सूडोमोनास एरुजिनोसा होता है बैक्टीरिया, नाम सुना है? कैसा होता है? थोड़ा रेजिस्टेंस बैक्टीरिया नहीं है, हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा है, कहीं किसी कोई ड्रग इफेक्टिव ही नहीं होती है सूडोमोनास एरुजिनोसा पे। सो कुछ पेनिसिलिन हैं जो कि सूडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं, वो है CT मैप। एम्पियर अमॉक्सिसिलिन नहीं होती है,
CT मैप, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पाइपेरासिलिन। अब ये पेनिसिलिनेज क्या होता है? एंजाइम होता होगा जो पेनिसिलिन को तोड़ता है। सो पेनिसिलिनेज एंजाइम से रेजिस्टेंट कुछ पेनिसिलिन होती हैं, यानी वो उस एंजाइम से टूटेंगी नहीं। सो वो कौन सी होती है? ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, नैप्सिलिन एंड मेथिसिलिन। ओके, दे आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। सो नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल यूजेस, बस मैं 2 मिनट और पढ़ाऊंगी। पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? अरे किससे होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। सो एक्वस पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोसिफिलिस। इसके अलावा मेथिसिलिन, नैप्सिलिन, ऑक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन, they are used in treatment of infections caused by Staphylococcus aureus. Methicillin resistance has developed due to formation of alternative PBPs, क्योंकि वो PBP क्या होता है? ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। सो वो ऑल्टरनेट बना लेता है, सो इसीलिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। उनको कहते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, MRSA। ओके, ampicillin is the drug of choice for listeria meningitis and UTI caused by Enterococcus faecalis. नाम सुना है इन बैक्टीरिया का? यस और नो? नाम सुना है? नहीं सुना है तो माइक्रोबायोलॉजी में सिलेबस नहीं हो रहा है क्या? सुनना है नाम। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सुना नहीं है, हमें तो सुनना ही है। अब आगे पीछे अगर नहीं सुना है तो सुन लो आज ही और अच्छे से इसको समझ लो। Piperacillin, ticarcillin, carbenicillin, azlosilin and meslocillin. They are used with beta-lactamase inhibitors and aminoglycosides against pseudomonas. Pseudomonas के against ये use होते हैं। Penicillin G is drug of choice for last man, Leptospira, Actinomyces, Streptomyces, Staphylococcus, ट्रेपोनेमा, टेटनस, मेनिंगोकोकस एंड एंथ्रैक्स। ठीक है, सो लास्ट मैन से पेनिसिलिन जी याद होना चाहिए। समझ में आ गया? एडवर्स इफेक्ट्स इसके फॉर नंबर 1 क्या बोलोगे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। उसके अलावा ये स्किन रैश कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकते हैं, डायरिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, दे कैन कॉज ब्लीडिंग, हेपेटाइटिस एंड न्यूट्रोपीनिया। अभी अपन यहीं रुकते हैं।